नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों, इसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की या फिर कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखना है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य की मूर्ति प्राप्त होती है। याद रखना है दोस्तों, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई ना, ये किससे बनी हुई थी, तो कांसे से बनी हुई थी, कांसे से बनी हुई थी। और दोस्तों, ये जो कांसा है ना, दो धातुओं से मिलकर बनता है, एक तो आपका तांबा और एक आपका टीन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और जो कांसा है ये किस किस से मिलकर बनता है, तो तांबा और टीन से मिलकर बनता है, टीन से मिलकर बनता है। अब दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कलर ब्लैक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा के बारे में याद रखना है कि जो हड़प्पा है इसकी खोज कब होती है, तो 1921 में होती है, 1921 में होती है। और कौन करता है, तो दयाराम साहनी करते, दयाराम साहनी के द्वारा होती है, दयाराम साहनी के द्वारा आपका हड़प्पा की सभ्यता, सॉरी, हड़प्पा की खोज होती है। और दोस्तों, ये जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था, पहला स्थल था जिसकी खोज की गई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। कब की गई, 1921 में की गई। और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर जिसकी खोज हुई वो आपका हड़प्पा था, हड़प्पा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा स्थल आपका आता है दोस्तों, कौन सा, तो दूसरा स्थल आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा आता है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना है कि इसकी जो खोज हुई ये 1922 में होती है। और कौन करता है, तो राखलदास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी के द्वारा इसकी खोज होती है। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि ये हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता नाम आया वो कहाँ से आया, सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी, तो इसीलिए इसको नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हड़प्पा एक नगर है, पहली बार उसकी खोज हुई थी या सबसे पहले ये खोजा गया था, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। ठीक है, ये पहला शहर था। और दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है। और मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो कांसे की नृत्य की मूर्ति, कांसे की मूर्ति जो है ये नृत्य करती हुई मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से मिली। अब दोस्तों, एक और इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक शहर आता है यहाँ पर लोथल, लोथल। और दोस्तों, ये जो लोथल शहर है ना, ये शहर कहाँ पर है आपका, गुजरात में। कहाँ पर आता है, गुजरात में। और गुजरात में आता है तो कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखना है दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और दोस्तों, ये जो लोथल है ना, ये भोगवा नदी के किनारे है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट या एकमात्र बंदरगाह बोला जाए तो कौन सा था, आपका लोथल था, भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात में आता है। तो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ था, तो ये लोथल में था। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक शहर आता था चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। और दोस्तों, ये शहर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का शहर हो जाता है। यहाँ पर एक तो मनके बनाने का कारखाना मिला, मनके का कारखाना, मनके का कारखाना यहाँ से मिला, मनके का कारखाना। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई दोस्तों, वो है आपका सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन,
सौंदर्य प्रसाधन मतलब यहाँ से आपका लिपस्टिक, काजल, टिकी, इस प्रकार की चीजें जो महिला यूज करती है तो वो यहाँ से प्राप्त होती है चौहदरों से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। एक और चीज आपको यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कालीबंगा। ये कालीबंगा से एक चीज मिली है दोस्तों, एक तो काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, और एक आपका जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत। ये चीज आपको याद रखना है। तो काले रंग की चूड़ियां और जूते हुए खेत आपको कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के इंपोर्टेंट शहर थे। इनके बारे में जितनी भी जानकारी वो हमने क्लियर करी है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता कौन सा है? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में सबसे इंपोर्टेंट जो देवता माने गए वो कौन से है दोस्तों? आपका इंद्र है, इंद्र। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेद की। तो आपको याद होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार, कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। चारों वेद से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चारों वेद को हम एक एक करके क्लियर करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई वेद कितने हैं? 4। सबसे पहला जो वेद आता है दोस्तों वो कौन सा आता है? आपका ऋग्वेद। सॉरी, सबसे पहला जो आपका वेद आता है वो कौन सा आता है? तो ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद आता है। अब ये जो ऋग्वेद है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में याद रखना है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो सबसे बड़ा भी वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है दोस्तों कि ये जो ऋग्वेद है ना, इसमें आपका भगवान की स्तुति, भगवान की स्तुति, स्तुति या श्लोक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? भगवान की स्तुति या श्लोक आपका ऋग्वेद में दिए गए। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है दोस्तों। कितने मंडल है? 10 मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऋग्वेद है ना, इसका जो पूजा पाठ, जो इसके पाठ करते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इतने क्वेश्चन आपके ऋग्वेद से अभी तक एग्जाम में बने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने तैयार किए। एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है ना, वो किसका मिलता है? तो सबसे ज्यादा उल्लेख इसमें इंद्र भगवान का मिलता है। जो ऋग्वेद है इसमें सबसे ज्यादा जो उल्लेख है ये कौन से देवता का है? तो इंद्र का उल्लेख यहाँ पर माना जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका जो वेद आता है दोस्तों कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर, कलर ब्लैक कर, यजुर्वेद, ब्लैक कलर का यजुर्वेद। और ये यजुर्वेद जो है दोस्तों, इस यजुर्वेद के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित उल्लेख है। यज्ञ कर्मकांड से संबंधित उल्लेख आपका यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद का जो पाठ करता है दोस्तों उसको बोला जाता है अथर्वण। अथर्वण क्या बोला जाता है? अथर्वण। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, 2 वेद आपका कंप्लीट हो गए। अगले वेद पर चलते, मोस्ट इंपोर्टेंट वेद है आपका दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा? सामवेद। सामवेद मोस्ट इंपोर्टेंट वेद है दोस्तों। ये जो सामवेद है ना, इस सामवेद से ही संगीत का आविष्कार माना जाता है। संगीत का आविष्कार जो है ये सामवेद से ही माना जाता है, सामवेद से। और जो सामवेद का पाठ करता है, उस सामवेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। उद्गाता, उद्गाता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो संगीत से संबंधित वेद सामवेद है और इसका पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वेद आता है दोस्तों चौथे नंबर पर आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद मोस्ट इंपोर्टेंट वेद है दोस्तों, अथर्ववेद, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो अथर्ववेद है ना दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है एक तो जादू टोना, जादू टोना, उसके बाद में औषधि, औषधि गुण, औषधि गुण, इन सब से संबंधित जो उल्लेख है वो आपको अथर्ववेद में मिल जाता है। और अथर्ववेद का पाठ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अथर्ववेद में आपका एक तो जादू टोना और औषधि से संबंधित जानकारी मिलती है और इसका जो पाठ करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता
और वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन ने डिस्कस किए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहली चीज तो अपने को डिस्कस करना है महाजनपद। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने महाजनपद थे तो टोटल 16 महाजनपद थे। अब ये जो 16 महाजनपद है ना दोस्तों, इनका उल्लेख अपने को अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ आता है आपका, तो बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, सॉरी बौद्ध ग्रंथ हुआ है आपका कौन सा? अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में आपको किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी आपका महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई। और एक आपका जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, तो इस भगवती सूत्र में भी आपको महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाजनपद की जानकारी हमें किस किन ग्रंथ में मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र। कितने टोटल महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा जो महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद था, यह था दोस्तों आपका मगध। और इस मगध में सबसे पहले दोस्तों एक तो आपका हर्यक वंश का उदय होता है, हर्यक वंश का। उसके बाद में एक आपका शुंग वंश का उदय होता है, शुंग वंश का उदय होता है। और उसके बाद में आपका नंद वंश का उदय होता है, ये नंद वंश का उदय होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मगध में कौन कौन से आपके जो शासक है या कौन कौन से आपके शासकों ने काम किया, तो हर्यक वंश के शासक, शुंग वंश के शासक और नंद वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। और महाजनपद की जो संख्या है वो टोटल 16 है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की? अब देखो, मैंने अभी आपको ये बताया कि जो मगध है, ये मगध में क्या हुआ, तो मगध में 3 आपके शासक हुए या 3 वंश हुए। एक तो मैंने अभी आपको बताया हर्यक वंश, दूसरा वंश मैंने आपको बताया शुंग वंश, और तीसरा वंश मैंने आपको बताया नंद वंश। अब दोस्तों ये जो नंद वंश है ना, इसका अंतिम शासक था कौन? अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था घनानंद। तो ये जो घनानंद है ना दोस्तों, इस घनानंद की हत्या कर या घनानंद को हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किस राजा को हराया? तो घनानंद को हराया। वो कौन से वंश से संबंधित था? तो याद रखना है दोस्तों, वो घनानंद जो था वो आपका नंद वंश से संबंधित था। और नंद वंश का अंतिम शासक भी कौन था? घनानंद था। ठीक है। अब दोस्तों ये घनानंद के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो घनानंद है ना, इसी के टाइम पीरियड में जो सिकंदर था, ये सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर जो शासक था वो कौन था? तो नंद वंश का घनानंद था। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? दोस्तों ये जो सातवाहन वंश है ना, इसके बारे में 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सातवाहन वंश है ना, अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना याद रखना है सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो शीशे के सिक्के हैं, ये शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके सातवाहन वंश ने चलाए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में याद रखना है दोस्तों कि ब्राह्मणों को भूमिदान किसने दिया, तो ब्राह्मणों को भूमिदान देना शुरू किसने किया, तो याद रखना है दोस्तों ये भी सातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका महानतम शासक था, जबकि आपका इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है। अब देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये कहाँ होती है, तो ये आपका बोध गया में होती है। अब अपने को याद रखना है इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपसे पूछे कि भाई जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों इनको कहाँ पर, बोध गया में। बोध गया में इन्होंने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ पर दिए, सारनाथ में। सारनाथ में। और इनका जो प्रथम जो उपदेश था दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इनका जो पहला उपदेश दिया था इनको उसको क्या बोला जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, तो याद रखना है दोस्तों ये था मोहम्मद बिन कासिम। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ से मैं क्लियर करवा देता हूँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों, एक व्यक्ति आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में दोस्तों दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा व्यक्ति आता है दोस्तों कौन, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अब ये तीनों व्यक्ति आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था आपका, तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद में दोस्तों मोहम्मद गजनबी आया और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए इसने, भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसने सबसे ज्यादा जो लूटपाट की ना दोस्तों वो कहां पर, तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, ये सोमनाथ मंदिर का जो है, इस सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा और सबसे ज्यादा धन इसको यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, जो कि सबसे ज्यादा सफल आक्रमण माना जाता है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गोरी आता है। अब ये मोहम्मद गोरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी है ना, इसके दो साथी भारत में थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था दोस्तों आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई उसके बाद में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के दो इंपॉर्टेंट साथी थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों। और गोरी का एक और साथी था बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में काम कर रहा था। और दोस्तों ये बख्तियार खिलजी बड़ा ही पागल व्यक्ति था, क्योंकि इसने सबसे इंपॉर्टेंट नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि उन पर आक्रमण किया और उनके तोड़ फोड़ कर उन्हें नष्ट कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। अगर आज नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत में होते तो शायद भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था एक अलग ही लेवल पर होती है। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी ने आपका नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि ये जो कुतुब मीनार है ना, इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया ये किसके द्वारा किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक है
ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया, ये इसकी स्थापना की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया, निर्माण कार्य शुरू किया या इसकी स्थापना की। लेकिन दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है, इल्तुतमिश। और दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है ना, इस इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। क्या बोल सकते हैं अपन, पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाने के साथ साथ इसने 3 मंजिल और बनवाई। तो अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। और साथ ही 1 मंजिल तो आपका ऐबक ने बनवा दी थी, और 3 मंजिल और आपका किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने बनवाई। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद में जहां पर क्या होता है, तो भूकंप आता है। अब भूकंप आता है तो ये कुछ इसमें टूट फूट हो जाती है। तो एक और आपका तुगलक वंश का शासक आया, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है, ये फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया, इसमें 1 मंजिल और लगा दी। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि पहली मंजिल किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसी ने निर्माण कार्य शुरू करवाया, ये इसका संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि 3 मंजिल और किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने ही काम पूरा करवाया। और एक और लास्ट की मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसमें करवाया गया। ठीक है, और साथ ही इसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कुतुब मीनार के बारे में। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों की जो आर्य समाज है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो किसके द्वारा की गई, आर्य समाज की स्थापना ये आपकी किसके द्वारा की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, तो आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अति इंपोर्टेंट पॉइंट, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछे गए, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और आपका राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो मैंने देखो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है इसमें एक वंश काम कर रहा था, लोधी वंश। और दोस्तों ये जो लोधी वंश है ना, इसमें भी एक व्यक्ति था, इसका लास्ट शासक इब्राहिम लोधी। और दोस्तों ये जो इब्राहिम लोधी है ना, इस इब्राहिम लोधी का युद्ध किससे होता है, तो इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है किससे दोस्तों, तो बाबर से। किससे होता है, बाबर से होता है। अब ये युद्ध बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, पानीपत का प्रथम युद्ध इसको नाम दिया गया। और दोस्तों ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, ये 1526 में होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश काम कर रहा था, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी का युद्ध बाबर से हुआ, 1526 में हुआ, इसको पानीपत का युद्ध नाम दिया गया। और दोस्तों हुआ क्या, ये जो इब्राहिम लोधी है ना, ये इब्राहिम लोधी यहाँ पर हार गया। तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई तो इतिहास में एक बड़ा भूचाल आया, यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दोस्तों, याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश का लास्ट शासक था। इसी के बाद में बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली सल्तनत आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
तो अब दिल्ली सल्तनत को हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारी चीजें देखो। दिल्ली सल्तनत में अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला वंश कौन था दोस्तों, तो गुलाम वंश था, गुलाम वंश था, और इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये गोरी का गुलाम था, गोरी का गुलाम था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की थी, और ये 1206 से 1290 तक चला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कब से कब तक टाइम पीरियड रहा, 1206 से 1290 तक। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता आपका खिलजी वंश, अलाउद्दीन सॉरी, इसके संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और याद रखना इसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक रहा, 1290 से 1320 तक आपका खिलजी वंश का संस्थापक रहा। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। आपने मूवी देखी होगा पद्मावत, पद्मावत मूवी जब आपने देखी होगी तो उसमें आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा होगा। तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भी खिलजी वंश का संस्थापक था। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। तो याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी को मारकर ही अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासक बना था। तो इतने इंपोर्टेंट। तीसरे नंबर पर आपका जो शासक आता है वो तुगलक वंश आता है दोस्तों, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और इसकी टाइम पीरियड 1320 से 1414 तक था, 1414 तक था, 1320 से। ये इंपोर्टेंट याद रखना है। चौथे नंबर पर आपका सैयद वंश आता है दोस्तों, सैयद वंश। खिज्र खा इसका संस्थापक था, और 1414 से 1414 से 1451 तक ये चला, 1451 तक। और पांचवें नंबर पर आपका लोधी वंश आता है, लोधी वंश आता है, जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था, जो 1451 से 1526 तक चला। 1526 में जो लोधी वंश है इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी आता है, इब्राहिम लोधी आता है। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, कभी कभी क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी ये आपके वंश हुए उनका लाइन से या एक सीक्वेंस से पूछ सकता है कि कौन सा वंश किसके बाद आया। तो आपको याद रखना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी। इनके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खा और बहलोल लोधी। और ये इनका कब तक टाइम पीरियड रहा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रही आपके लिए। सबसे पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दी, उसके बाद में अपन ने ऋग्वेदिक काल के बारे में, सारे वेद के बारे में जाना है। फिर अपन ने बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी ली। अपन ने देखा है कि कितने महाजनपद होते हैं, उनका उल्लेख कहाँ पर है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ मुस्लिम आक्रमणकर्ता जैसे मोहम्मद बिन कासिम, गोरी, गजनबी, इनके बारे में बताया। उसके बाद में अपन ने दिल्ली सल्तनत से जितने भी इंपोर्टेंट थे वो कवर किए। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की एक अच्छी डिटेल वाइज क्लास हम लाते रहेंगे, ताकि आपका प्रश्न भी लग रहे हैं, प्रश्नों के साथ साथ आपके उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो भी कवर हो रही है। तो इसी प्रकार से हर डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।